ठीक है। जैसे कि आपका CDP का पूछा गया है पहला क्वेश्चन, देखो ये व्यक्तित्व से पूछा है चैप्टर से, जो पर्सनैलिटी चैप्टर पढ़ते हैं ना उससे, कि ये कह रहा है कि रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण में काले एवं सफ़ेद कार्ड कितने थे। तो देखो मैं अब पूरी जानकारी दूंगा इसके में, ठीक है। जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका इनका नाम है हरमन रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट। ये सिद्धांत दिया कब गया था, ये दिया गया था 1921 में। किसने दिया था, हरमन रोरसा ने दिया था। ये रहने वाला था स्विट्जरलैंड का, ठीक है। इसमें कितने टोटल कार्ड हुआ करते थे, 10। तो इन कार्डों पे स्याही डब्बा कह सकते हैं कि आप ऐसे कह सकते हैं, इन कार्डों में स्याही के डब्बे में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी होती थी। उन्हें देखते हुए जो जिन पे प्रयोग किया जा रहा था बच्चों पे, तो वो प्रतिक्रिया देते थे, ठीक है। यानी जो भी उन्हें देखते थे उसके आधार पर जो भी लिख देते थे कार्डों पे, उनकी वही प्रतिक्रिया देखी जाती थी। इस 10 कार्डों में किस प्रकार थे ये कार्ड, कि देखो मैं परीक्षा में क्वेश्चन बनी है, मैं उन्हीं आधार पर बता रहा हूँ। मैंने ये भी देखा है क्वेश्चनों में कि ये पूछता है कि जो शुरुआत के 5 कार्ड थे वो किस कलर के थे। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, जैसा देख पा रहे हैं। जो अंतिम 5 कार्ड होते हैं ना, इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, 2+3। जो अंतिम कार्ड होते हैं ना, मैंने ये देखा है क्वेश्चन कि ये पूछा है कि अंतिम 3 कार्ड थे वो किस कलर के थे। तो देखो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन बने हैं, तो वो ये बने हैं कि विभिन्न रंग के थे। विभिन्न रंग का मतलब एक से अधिक रंग हो सकते हैं, ठीक है। तभी विभिन्न रंग बता रहा है ये, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर हम ये कहेंगे ये तो हो जाते शुरुआत के 5, अंतिम 5 कार्डों के कलर क्या थे, तो ध्यान रखना है इनके थे काले, सफ़ेद और भूरे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तभी हम कहते हैं ये विभिन्न रंग के थे। ये तो जानकारी हो गई। एक क्वेश्चन और मिलेगा, मैंने देखा था कि हरमन रोरसा का स्याही डब्बा परीक्षण है वो किसका मापन करता है। तो ध्यान रखना है ये आपके व्यक्तित्व का मापन करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कोई और जानकारी है क्या, एक चीज़ ध्यान रखना है, हम कैसे पता करते हैं कि कोई बच्चा कैसा व्यक्तित्व का है। तो इसके IBT के यानी जिसे बोलते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट, तो इसके 4 आधार हैं, और 4 आधार के मैं नाम बता देता हूँ। इसके अंदर डिटेल क्या है, आप जो भी रेफरेंस बुक हो उसके थ्रू पढ़ लेना। उसमें डिटेल दे रखी है, जैसे कि बच्चे का पहला लोकेशन देखी जाती है, बच्चे की नहीं देखी जाती है, ये ध्यान रखना। वो बच्चा किसका वर्णन करना, तो इस लोकेशन में शब्द दे रखे हैं कुछ, यानी इससे संबंधित अगर बात हुई है तो यानी इस प्रकार के इसमें गुण हैं, ठीक है। इस प्रकार की बात कही गई है। जैसे लोकेशन की मैं बता दूँ, इसमें कौन कौन से वर्ण दिए गए हैं। जैसे W दिया गया है, एक D दिया गया है कैपिटल, और फिर एक कैपिटल D स्मॉल d दिया गया है। इसी प्रकार है सेकंड है डिटरमिनेशन। इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें जैसे कैपिटल F, कैपिटल C और कैपिटल M। इन वर्णों के बारे में कोई भी जानकारी बताता है तो फिर बता देते हैं व्यक्तित्व इसका इस प्रकार का है। 3 नंबर पे आएगा आपका, मैं बता देता हूँ कंटेंट बोलते हैं, यानी विषय वस्तु। और 4 नंबर में आता है आपका, 4 नंबर में याद रख सकते हैं, वो होगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें केवल P और Z वर्ण दे रखे हैं। अगर Z की बात करेगा इस प्रकार का गुण है तो यानी वो सृजनशील बालक है, यानी क्रिएटिव है, ठीक है। ऐसे जानकारी ली जाती है, इसमें पता किया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने सभी जानकारी बता दी थी। ये सिद्धांत दिया किसने था, हरमन रोरसा ने 1921 में, स्विट्जरलैंड का था। और स्याही डब्बा परीक्षण है, इसमें 10 कार्ड होते हैं टोटल। उन पर कोई डब्बा लगा के या विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी होती हैं, बच्चे को कार्ड दिया जाता है और उसका वर्णन पूछा जाता है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या चीज़ें आप है इसमें अपने दिमाग से सोच रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें आती हैं सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसी के आधार पर व्यक्तित्व का बता दिया जाता है वर्णन करके कि ये इस प्रकार के व्यक्तित्व का है। इसमें कार्ड हैं टोटल 10, जिसमें से मैंने बता दिए 5 तो शुरुआत के प्रथम कार्ड होते हैं वो आपके काले और सफ़ेद होंगे, और लास्ट के 5 कार्ड होते हैं वो विभिन्न रंग के होंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा गया है कि अंतिम 3 कार्ड कैसे होते हैं। तो हम ये कहेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 में से 2 कार्ड है ये तो हो जाएंगे, जो अंतिम कार्ड है ये तो विभिन्न रंग के माने जाते हैं। ये 2 कार्ड बचेंगे ना, इसे ये कहेंगे ये होंगे आपके लाल काले भूरे। इन तीनों को भी हम लाल काले भूरे बोलेंगे, लेकिन एक से अधिक रंग होने के कारण इसे विभिन्न रंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ओवरऑल मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी से संबंधित नहीं है। जैसे वॉटसन है, ये तो संबंधित हैं, स्किनर ये भी संबंधित हैं, क्लार्क हल है ये भी संबंधित है, लेकिन फ्रायड नहीं संबंधित हैं। फ्रायड है ये बात करते हैं मनो लैंगिक विकास सिद्धांत की, यानी ये आपके मन एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपके मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से संबंधित है, ना कि आपके व्यवहारवादी, ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत यानी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार या सिद्धांतानुसार कौन सी अवस्था है वो 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है। देखो मैंने एक क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने बताया था पहले नंबर की अवस्था, चौथे नंबर की अवस्था और 5वें नंबर की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। पहली होती है जिसे बोलते हैं ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, यानी जिसे बोल सकते हैं विश्वास बना अविश्वास की अवस्था। 4 नंबर की अवस्था होती है जिसे बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेज इनफेरिटी, यानी परिश्रम बनाम अधीनता की परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था होती है, ये बाल्यावस्था से संबंधित होती है। ये वाली होती है, ये शैशवा से होती है। 5 नंबर की अवस्था होती है जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, तो ये संबंधित होती है आपकी किशोरावस्था से। यही क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, कौन सा 6 से 12 वर्ष की उम्र की आयु से संबंधित कौन सी अवस्था है। तो मैंने बताया था कि इंडस्ट्री वर्सेज इनफेरिटी, जैसे देखो यहाँ पे मैं परिश्रम को ही पर्यायवाची शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, अध्यवसाय बनाम हीनता। तो ठीक है, ध्यान रखना है, इंग्लिश याद रखोगे तो ये ऐसे शब्दों से पाला पड़ेगा ना, तो पहचान जाएंगे कि ये पर्यायवाची शब्द पूछा है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, इंडस्ट्री को क्या बोल सकते हैं, अध्यवसाय बोल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर शब्द यूज किया था परिश्रम, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ देखी जा सकती हैं, आपको विभिन्न ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको इंग्लिश याद होगी तो निश्चित तौर से आप फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे। अब बाकी देखा जाए जो और भी अवस्था दे रखी है, जैसे पहले नंबर की तो ये हो जाएगी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, दूसरे नंबर की हो जाएगी ये वाली 3 नंबर में दे रखी है ना ये ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट, ठीक है। और जो तीसरे नंबर की अवस्था हो जाएगी जिसे बोलते हैं इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। अब इनकी हिंदी और देख लीजिएगा, जैसे ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, इसकी हिंदी तो ये होगी विश्वास बना अविश्वास। दूसरे नंबर की है ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट, तो इसकी होगी स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शंका। तीसरी होगी जो इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, जिसे बोलते हैं पहल बनाम अपराध बोध। 4 नंबर की अवस्था ये दे रखी है, जो यही पूछी थी कि 6 से 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था की बात हो रही है, तो यही संबंधित हो जाएगी। और 5 नंबर की अवस्था वही है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, जो 5 नंबर पे आएगी, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस से संबंधित था। इसे जीवंत साथी सिद्धांत भी बोलते हैं, यानी लाइफ स्पिन बोलते हैं इसे। और इन्होंने एक चाइल्ड कह सकते हैं, इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस एक बुक लिखी थी, उसी आधार पर यह सिद्धांत दिया था। और ये एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, जो एरिक्सन थे ना, ये सिगमंड फ्राइड के ही शिष्य थे, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा, मैं एक लॉजिक बताता हूँ कि इसमें मनो शब्द जुड़ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में क्या लगा रहता है, वह भी तो यही बात कहता है कि मनोलैंगिक, यानी अब मनो मतलब साइको, लैंगिक का मतलब सेक्सुअल, बाकी डेवलपमेंट थ्योरी हो जाता पीछे, इसमें यही लगा है मनो सामाजिक, यानी मनो तो इसने अब सिगमंड फ्राइड इसका शिष्य वो गुरु था, इस वजह से इन्होंने वहाँ से शब्द ये पकड़ लिया है, बाकी अपना सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वो पीछे जोड़ दिया है। तो ये उन्हीं के शिष्य हुआ करते थे सिगमंड फ्राइड के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रतिक्रिया जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है, उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का नियम ये किसके द्वारा दिया गया था। जब भी आपको सेटिस्फैक्शन की बात हो, यानी सेटिस्फाई करने की बात हो, तो ये आपके किससे संबंधित हो जाएगी, थॉर्नडाइक से। क्यों हो जाएगी, आप देखते हैं इसे। जैसे थॉर्नडाइक ने अपना जो ऐसा थ्योरी दी थी, जैसे स्टिमुलेट रेस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं इसे, ऐसा। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने 3 तो मुख्य नियम दिए थे, 5 गौड़ नियम दिए थे। 3 गौड़ नियम मैं बता चुका हूँ कई बार, इसे मैंने याद रख रखा है PTA के नाम से। जो P है ना, इसे प्रभाव का नियम कहते हैं। इस प्रभाव के नियम को ही 2 भागों में बांटा है, पहला होगा संतुष्टिकरण का और दूसरा होगा असंतुष्टिकरण का। अगर किसी कार्य को करते हैं उसमें संतुष्टि आपको प्राप्त होती है, तो निश्चित तौर से आप उन अनुक्रियाओं को दोहराएंगे। तो यही कह रहा था कि जब आपको संतोष प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। इसका मतलब यही है, ये प्रभाव के नियम की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी तत्परता यानी रेडीनेस, यानी इसका मतलब होता है अगर आप इच्छा है सीखने की तभी सीखेंगे, अगर
इच्छा नहीं है तो आप नहीं सीखेंगे। इसका उदाहरण सुनिएगा, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन इसी प्रकार कहावत है कि घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन ज़बरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। उसे प्यास होगी तभी पिएगा वो, सिंपल सा लॉजिक ये है। बाकी अभ्यास में तो जानते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितना अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर से आपको उपयोगी रहेगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। यानी मैथ एक तरह से अभ्यास पे ही चलता है, तभी तो ये इम्पोर्टेंट है, थॉर्नडाइक को पढ़ा जाता है। हालांकि ये रटने की बात करता है थॉर्नडाइक, फिर भी जो दे रखा है तो उस हिसाब से पढ़ना है हमें तो। बाकी ये थॉर्नडाइक ने गॉड नियम दिए थे, यानी ये तो मुख्य नियम थे। गॉड नियम का मतलब होता है दूसरे नियम, तो दूसरे नियम 5 थे। इसकी ट्रिक बता देता हूँ, BA और MCA, यानी जो ग्रेजुएशन करते हैं वो BA, MCA जो कंप्यूटर वगैरह जो कंप्यूटर साइंस से पढ़ते हैं, BCA के बाद MCA करते हैं, ये उससे संबंधित ट्रिक याद रख लीजिए, ये याद हो जाएंगे पाँचों। अब ये याद कैसे करने हैं, जैसे कि B का मतलब क्या है, देखो मैंने ये इंडिकेट के हिसाब से याद कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आप खुद से अगर डायरेक्टली याद कर पाए, जैसे ये 3 नियम और 5 ये कोड, 8 नियम हो गए। अब मैंने तो ये ट्रिकों के हिसाब से कर रखे, बार बार ट्रिक का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर से याद भी हो जाते हैं। तो जैसे कि B का मतलब होता है बहुप्रतिक्रिया करें हम, जैसे मल्टीपल कह सकते हैं, ठीक है इंग्लिश में। A से हो जाएगा आत्मीकरण का, जैसे एसिमिलेशन बोल सकते हैं। फिर अगला M आया, इसे बोलते हैं मानसिक विन्यास का नियम बोलते हैं, जैसे मेंटल कन्फिगरेशन बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे सर, कन्फर्गेशन या गैरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसे मानसिक विन्यास का नियम बोलते हैं। इसके अलावा है C का मतलब है साहचर्य, ठीक है। मैंने कर रखा, वैसे इस साहचर्य को आप एसोसिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर C का मतलब साहचर्य के डिनोट करके याद रखा है। A का मतलब हो जाएगा आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है। और बाकी आंशिक क्रिया को इंग्लिश में पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल एक्टिविटी सिद्धांत। ऐसे याद कर रखी है, ठीक है। और इनकी विशेषताएं थोड़ी थोड़ी आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है तो देख लीजिएगा, आपको ये कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने थॉर्नडाइक के बारे में बता दिया है, और कोई क्वेश्चन बनेगा तो हम और देख लेंगे। अब बाकी देखा जाए ना, ये चारों के चारों मनोवैज्ञानिक है ना, ये सभी हैं व्यवहारवादी हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ये सभी व्यवहारवादी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत किसने दिया था। इसे बोलते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये क्लार्क हल से संबंधित है, इनका नाम है क्लार्क हल, और लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हल के नाम से। तो क्लार्क हल ने प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत दिया था, इसे बोलते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसका हिंदी में नाम होता है चालक न्यूनता का सिद्धांत भी बोल देते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है। या इसे प्रेरणा प्रबलन ह्रास का सिद्धांत बोलते हैं, जैसे मेरा अभी ये दे रखा है। इसको ध्यान रखना है, इस सिद्धांत के और भी नाम है, मैं बता देता हूँ अगर याद रख पाओ तो। आप ये परीक्षा में पूछे हुए हैं वो नहीं बता रहा मैं। इसे बोलते हैं क्रमबद्धता व्यवहार का सिद्धांत। ये इंग्लिश में ध्यान रखना, सिस्टेमेटिक बिहेवियर थ्योरी। क्रमबद्धता आ जाए और व्यवहार लग जाए तो यहाँ समझ लेना क्लार्क हल की थ्योरी है। और इसके सिद्धांत को ही ध्यान रखना, मैं नाम बता देता हूँ याद रख पाओ तो। सबलीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, यथार्थवादी का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें 17 नियम और 133 प्रमेय पर आधारित था ये नियम, ठीक है। जैव की सिद्धांत भी बोलते हैं और वैदिक सिद्धांत भी बोलते हैं। इन्होंने एक ऐसा आरोप पे और काम किया था, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उससे क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये बताइए वो किसको डिनोट करता है। तो ध्यान रखना है, इस पर प्रयोग तो क्लार्क हल ने किया था, लेकिन ये सूत्र दिया किसने था ये भी ध्यान रखना, ये दिया था आपके वुडवर्थ ने, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसमें जो ओ का मतलब क्या होता है, मैं एक क्रम से ही बता देता हूँ। एस का मतलब होता है स्टिमुलेस, इसे बोलते हैं आप उद्दीपक। और का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, ये साइंस में बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है यानी जीव या प्राणी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये ध्यान रखना है। ओ से ऑर्गेनिज्म, एस से हो या स्टिमुलेट, आर का मतलब तो आप जानते होंगे रेस्पॉन्स बोलते हैं यानी अनुक्रिया। तो ये चीज़ें मैंने बताई हैं, बाकी इसके उपनाम बताए थे मैंने। क्लार्क हल के जो सिद्धांत दिया था, जैसे इसे प्रेरणा प्रबलन का ह्रास सिद्धांत बोलते हैं, इसे ही आप चालक न्यूनता का सिद्धांत बोलते हैं, इसे ही सबलीकरण का, इसे ही क्रमबद्धता व्यवहार का सिद्धांत है, यथार्थवादी का, जैविकी वैदिक सिद्धांत OSOR। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बाकी हम बात करें अब्राहम मैस्लो, इन्होंने आवश्यक पदानुक्रमी का सिद्धांत दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बात करता हूँ इसकी। इनकी ट्रिक है P/ के नाम से याद रख लें। यानी ये कहते हैं कि शुरुआत का जो पद होता है वो निम्न स्तर होता है, जो लास्ट का होता है वो उच्च स्तर का होता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी मनुष्य होता है शुरुआत में उसे फिजिकली आवश्यकताएं होती हैं
जो जैव की आवश्यकता होती है, जैसे भूख प्यास, और भूख प्यास हो गई, बाकी रोना धोना होता है वो भी होता है, यानी ये सभी चीज़ें होती है आवश्यकता है। बाकी एस का मतलब होता है सेफ्टी, अगर उसे शरीर की आवश्यकता पूरी होगी तो फिर वो समाज में कहता है मुझे अब चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा तो समाज में आप जानते हो सुरक्षा क्या चीज़ होती है। बाकी ये तीसरी स्टेप में कहता है अब हमें प्यार करने वाला भी चाहिए, फिर प्यार करके फिर वो कहता है मुझे सम्मान भी चाहिए, फिर लास्ट में कहता है अब हम जब क्या है साधु संत बनेंगे, स्वयं यथार्थवादी बोलते हैं इसे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अच्छा पुरुष बनना एक तरह से समाज में। बाकी एटकिंसन, ये देखो अगर आपको याद हो, एक आता है अभिप्रेरणा उपलब्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो वहाँ पर नाम आता है मैकलेंड का। मैंने कई बार क्वेश्चन बताया ये मैकलेंड आता है, तो उनके ये सहयोगी रहे थे एटकिंसन। बाकी रिचर्ड सचमैन है ना, हालांकि इसने कोई संप्रेषण का कोई सिद्धांत दिया था, और इनका एक साइंस में एक क्वेश्चन बनता है टीचिंग मेथड में, अभी मैं बोल रहा हूँ तो जब आएगा जब देख लेंगे टीचिंग मेथड वगैरह में, अभी तो इसका राइट आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का, सेलर ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया था, व्यक्तित्व अध्ययन की कौन सी विधि थी वो। देखो ये अब है ना, एक तो शुरुआत का हमने हरमन रोसा पढ़ा था स्याही डब्बा परीक्षण, और एक ये दोनों ही व्यक्तित्व चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि ये कह रहा है कि जो सेलन थे उन्होंने मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया था, तो व्यक्तित्व अध्ययन की ये कौन सी विधि थी। तो इन्होंने जब सेलन ने व्यक्तित्व को अपने विशेषताओं के आधार पर बांटा था, तो उन्होंने आधार क्या लगाया था, उन्होंने लगाया था प्रारूप विधि, जिसे अब प्रारूप या प्रकार विधि बोलते हैं, या टाइप मेथड। अब सुनो ये कहानी क्या है ये सेलन की। देखो सेल्डर ने जब अपना जो सिद्धांत था उसका आधार दिया कि मैं प्रारूप रूप से जो व्यक्तित्व उन्हें बांटूंगा, कैसे बांटूंगा, तो सेल्डर ने इसे बांटा था 3 प्रकार से। आधार ये ध्यान रखना ये वाला, देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सेल्डर ने प्रारूप से अपने आधार सिद्धांत को 3 भागों में बांटा था। ये आपका व्यक्तित्व चैप्टर से संबंधित है। इसकी बुक थी एटलस ऑफ मैन, ये ध्यान रखना। एटलस साइकिल भी आती थी पहले, एटलस ऑफ मैन के नाम से। ये वो जानकारी हैं, आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ेंगे ना उनमें सभी में मिल जाएगा। उन्होंने 3 टाइप बताए थे, एक तो एंडोमॉर्फिक ये शब्द है ना, आप जब बायोलॉजी चैप्टर जब बायोलॉजी पढ़े ना उनमें चलते हैं, ऐसे एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो ये 3 प्रकार इसी प्रकार दिए थे, एंडोमॉर्फिक, मीजो मध्य वाला, और लास्ट वाला था एक्टो। अरे यार ये तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, एक तो एंडो बताया था, एंडोमॉर्फिक, ठीक है, एक था मीजोमॉर्फिक, एक था एक्टोमॉर्फिक। ये 3 प्रकार बताए थे कि इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों के विशेषताओं के आधार पर बांटे थे इन्होंने। देखो परीक्षा में कुछ न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, बताइए कि सेल्डन के अनुसार एंडोमॉर्फिक वाले जो व्यक्तित्व वाले कह सकते हैं व्यक्ति होते हैं या मनुष्य होते हैं, तो उनकी विशेषता क्या क्या होती है, तो ये भी क्वेश्चन बना है। तो वो होती है जैसे अंडाकार कोई हो, अंडाकार का मतलब गोल मटोल वाला हो, और चाहे वो वृत्ताकार हो, ये इसी में आ गया एंडोमॉर्फिक में। मीजोमॉर्फिक में आते हैं जैसे कि आपके आयताकार हो गए, और आयताकार होते हैं वो साहसी और निडर होते हैं, यानी डरते नहीं हैं, ठीक है। एक्टोमॉर्फिक में वो आते हैं, कौन आते हैं, दुबले पतरे वाले आ जाएंगे, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं जैसे कि लंबाकार हो जाएगा इसमें। अब ये तो हो गई नॉर्मली विशेषताएं जो पूछी जाती हैं ये वाली। इसमें मैंने बता दिया कि एंडोमॉर्फिक में पूछा जाएगा कौन कौन सी विशेषता आती हैं, ये आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। ये बने हैं क्वेश्चन, उसके आधार पर बता रहा हूँ। इनके उपनाम पूछे जाते हैं। उपनाम क्या होते हैं कि एंडोमॉर्फिक को हिंदी में क्या, यानी हालांकि वो इंग्लिश ही सिमिलर वर्ण होते हैं, यानी आपको ये विशेषता दे देगा, जैसे कि बताइएगा कि किसी व्यक्तित्व का कोई अंडाकार है, गोलाकार है या वृत्ताकार है, ये आपकी किस जैसे सेंडन के किस सिद्धांत से संबंधित ये विशेषता है, तो या तो वो एंडोमॉर्फिक देगा। एंडोमॉर्फिक नहीं देगा तो उसकी जगह एक शब्द देगा, वो देगा आपको जैसे बोलते हैं बेसेरो टाइप, ठीक है। मैं बोल ही रहा हूँ, आप ध्यान रख सकते तो रख लें, नहीं तो आपके ये अंदर की चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदर पूछता है तब क्वेश्चन ऐसे प्रकार के बनते हैं, ठीक है। और बाकी है अगर मीजोमॉर्फिक की कहे कि जैसे कि कोई अंडाकार है, अंडाकार क्यों, आयताकार है, साहसी है, निडर है, या वो एथलेटिक्स से संबंधित है, तब हम उसे शब्द यूज करते हैं सोमैटो टाइप। अगर एक्टिव वाला होता है, निडर होता है, ये तो यार आप ऐसे कह सकते हैं निडर क्यों होगा, इसमें दोला पतला होगा,
एक्टो में, दुबला पतला लंबा इस प्रकार के, तो इसे बोलते हैं सेरिब्रो टाइप। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी है, इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, यही चीज़ मेन थी इसमें। ठीक है, तो आप एंडो, मीजो, एक्टो, ये ध्यान रखना। बाकी इनके एंडो को कहते हैं आप बेसेरो टाइप, मीजो को कहते हैं सोमेटो टाइप, और आपकी एटोमॉर्फिक को कहते हैं आप सेरिब्रो टाइप। ठीक है, ये चीज़ें थी। बाकी बात करें जैसे सील गुणों की बात की है, वो ऑलपोर्ट ने की है, ये व्यक्तित्व में ही आते हैं। और इस ऑलपोर्ट की ऐसी परिभाषा है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछी गई हो, शानदार परिभाषा है इनकी। इन्होंने सील गुणों की बात की है और इन्हें 3 भागों में बांटा था, कार्डियल, देक और एक प्रकार और होता है। ठीक है, एक इसमें ये क्वेश्चन आता है कि जो आपके कैटल हुए थे, ठीक है, उन्होंने 16 PF दी थी, यानी पर्सनल फैक्टर प्रश्नावली। एक आता है आईजैक ने दी थी 32 PF वाली, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं इस वजह से। मनोविश्लेषण विधि वो है जो आपके सिगमंड फ्रायड ने दी थी। ठीक है, और बाकी है मूल प्रवृत्ति, तो ये तो विलियम मैकडूगल से संबंधित है। जब से क्वेश्चन आएंगे हम देख लेंगे। इसका राइट आंसर कौन सा था, 3 नंबर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये सिंपल होते हैं क्वेश्चन करना कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है, यानी इसमें से कौन सी ऐसी विधि है जो बच्चा करके सीखता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। कौन सी ऐसी विधि है जिसमें लर्निंग बाय डूइंग यानी बच्चा करके सीखता नहीं है, या रटता है, या वो इनएक्टिव रहता है, ऐसी विधि बताइएगा। तो एकमात्र है व्याख्यान विधि। बाकी सहकारी अधिगम में आपका बच्चा लर्निंग करता है, समस्या समाधान में भी खुद ही पढ़ता है, प्रायोजना विधि में भी खुद ही करके सीखता है, यानी ये वो तीनों विधि हैं जो लर्निंग बाय डूइंग पर डिपेंड है, और जो विधि नहीं संबंधित है वो है व्याख्यान विधि। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसकी हमने अच्छी खासी व्याख्या कर रखी है, और मैंने कोई प्रीवियस में 23 में या हो सकता है 22 में क्वेश्चन पूछा था, तब मैंने इसके बारे में डिटेल से बता दिया था। ठीक है, आपको मैं एक जानकारी और दूंगा यहाँ पे, अगर याद रख सके तो आप इस सिद्धांत को मैंने बताया था 3D मॉडल, यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी भी बोलते हैं, SOI थ्योरी भी बोल देते हैं, तो या इसे, तो ये इसके उपनाम है। तो ये गिलफोर्ड से संबंधित है त्रिविमीय सिद्धांत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक दे रखा है स्टर्नबर्ग, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके सिद्धांत को क्या बोलते हैं, इसे भी बोलते हैं ट्राइआर्किक थ्योरी, यानी त्रिचापीय सिद्धांत। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, यानी मैं 2-3 नाम बता रहा हूँ। जैसे आपसे ये कहे हमें ये बताइए 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, मैं एक बार लिख रहा हूँ, फिर नीचे कॉमन में लगाते जाऊँगा। ठीक है, 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो ये इसमें नाम देना है आपको स्पीयरमैन का। हालांकि ये 2 फैक्टर थ्योरी मानी जाती है, जिसमें इसने GOS कारक बताए थे, लेकिन बाद में इसने संशोधन किया था, इसमें ग्रुप फैक्टर बीच में और जोड़ दिया था। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ कि 3 फैक्टर थ्योरी किसकी है, ये आपकी स्पीयरमैन की है। ठीक है, एक क्वेश्चन और रखना। अब ये तो हो गई 3 फैक्टर, इसे 3 लिखा है मैंने, ये अथवा में लिखा है। ठीक है, 3 अगर आपसे पूछे डायमेंशन थ्योरी किसने दी है, डायमेंशन तो 3D बोलते हैं इसे, यानी 3 डायमेंशनल, तो वो ये आपकी त्रिविमीय सिद्धांत हिंदी में कहते हैं इसे, ये आपके गिलफोर्ड से संबंधित है। अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए, आप बताइए कि ट्राइआर्किक थ्योरी किसने दी है, ऐसे ट्राइआर्किक थ्योरी किसने दी है, तब याद रखना इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा त्रिचापीय। तो ये किससे संबंधित है, ये आपके स्टर्नबर्ग से संबंधित है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बोलते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे कहे, क्या कहे कि एक सेकंड मैं इसे मिटा दूँ, एक बार कौन सी थे, ये रहा, अरे क्या हो रहा है, चलो दोबारा लिख लेंगे। अगर ये आपसे ये कहे कि अब बताइएगा ट्राई स्ट्रेटम थ्योरी किसने दी है, अब ये बताइएगा। मैंने 3-4 सिद्धांत बताए, आप कन्फ्यूज नहीं होना है। ट्राई स्ट्रेटम थ्योरी किसने दी है, इसे बोलते हैं त्रिचापीय, इसे बोलते हैं त्रिचापीय, इसे भी त्रिचापीय बोलते हैं या त्रिस्तरीय सिद्धांत बोलते हैं। ये दिया था आपके कैरोल ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये परीक्षा में पूछा हुआ है, इसी JBT की परीक्षा में, तभी कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके कुछ क्वेश्चन बताए हैं मैंने। अब 2-3 नाम सुन लीजिएगा, ये परीक्षा बहुत कन्फ्यूज करेंगे आपको। एक तो होता है मल्टी फैक्टर, ये मल्टी है। ठीक है, मल्टी फैक्टर हो गया। एक होता है मल्टी
इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस है ये। और बाकी एक आता है ग्रुप फैक्टर। अब बताइएगा ये बुद्धि से संबंधित हैं तो ये किसने सिद्धांत दिए थे। देखो मल्टी फैक्टर आ जाए तब ध्यान रखना आप थॉर्नडाइक, ठीक है। और अगर मल्टी इंटेलिजेंस आ जाए तब इसे ध्यान रखना है हार्वर्ड गार्डनर। हालांकि गार्डनर के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, मैंने देखा जेवीटी में नहीं बने हैं। बाकी ग्रुप फैक्टर है ये आपका संबंधित हो जाएगा थर्स्टन से संबंधित है। और एक सिद्धांत और ध्यान रखना, कौन सा, इंटेलिजेंस ऑफ सैंपल थ्योरी, ये भी मैंने देखा है। सैंपल थ्योरी है, इसे आप बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत बोलेंगे, प्रतिदर्श। तो ये आपका संबंध किससे हो जाएगा, थॉमसन से हो जाएगा। यानी ये वो क्वेश्चन है, ये मोस्टली आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर और 3 फैक्टर दोनों दिए हैं। स्टरबर्ग ने जैसे ट्राईआर्किक थ्योरी बोलते हैं, मैंने अभी बताया था। स्टैनफोर्ड ने परीक्षण है तो ये बुद्धि के शुरुआती में जैसे संबंधित है, उसकी बात बाद में करेंगे। और क्लिफोर्ड तो मैंने बता दिया 3D डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल थ्योरी, तो ये सभी की बात हो चुकी है। स्टैनफोर्ड को हम बुद्धि वाले चैप्टर में ही देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब आगे आएगा तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वृद्धि और विकास का उत्पाद क्या होता है। तो हम कहेंगे इसका मतलब ये है कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कारक है जो बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। तो देखो चाहे तो वो आपका भौगोलिक हो, वातावरण, वो भी प्रभावित करेगा यानी शरीर को, ठीक है। और चाहे वो पौष्टिक आहार हो आपका, वो भी करेगा यानी भोजन। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है ना, इनमें भी 3 प्रकार की होती हैं। अंतःस्रावी कौन सी है, देखो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं तो निश्चित तौर से आप जानते होंगे, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एक होती है बहिस्रावी और एक होती है मिश्र, तो एंडोक्राइन की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी इन सभी का रोल रहता है, ये टोटली बात ये है कि बच्चे के सारे विकास को ये तीनों चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से बताइएगा कि जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, कौन सा नहीं है, यानी जो आपके इनेट मोटिव नहीं है वो बताने हैं। यानी जो जन्मजात होते हैं जैसे भूख, प्यास, नींद, आराम, दर्द, दर्द परिहार का मतलब यहाँ पे है पेन अवॉइडेंस, बाकी उपलब्धि नहीं होगी। ये अचीवमेंट होता है ना, ये तो हम समाज में रह के अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बाह्य हो जाएगी, ये इनेट ना होके बाह्य एक्सटर्नल हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इनमें से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 12वां कि सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की व्यवस्था को कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर से सम्मिलित है। इसे बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, 3 लेवल और 6 स्टेज, ये ध्यान रखना है बस। इस 3 लेवल में पहली लेवल आती है पूर्व परंपरागत या पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरी होती है पारंपरिक नैतिकता, तीसरी होती है उत्तर पारंपरिक नैतिकता। इसे हिंदी में कहते हैं प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, कन्वेंशनल मॉरलिटी और आपकी पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। पूर्व में होती है, इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था का नाम होता क्या होता है, इसे बोलते हैं ओबिडेंस वर्सेस पनिशमेंट ओरिएंटेशन। यानी आज्ञाकारिता एवं दंड, आज्ञा एवं क्या हो रहा है, तो जैसे कि आज्ञा एवं दंड से संबंधित होती है, इसी प्रकार की है, ठीक है। यानी ऐसे कहते हैं दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था होती है पहली, ठीक है। दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंटल आपकी ओबिडेंस, यानी ये संबंधित होती है वो टिट फॉर टैट वाली उन्हें जैसे कि तेजा, ये उससे संबंधित होती है। ये 2 अवस्थाएं होती हैं केवल। तो अब देखिएगा ये कह रहा है सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिकता के स्तर को सम्मिलित किया गया है। तो ये पहली अवस्था थी ना, मैंने जो बताया ना, ओबिडेंस वर्सेज पनिशमेंट वाली ओरिएंटेशन होती है या दंड एवं आज्ञाकारिता, ये पहली की बात कर रहा है। तो ये आपके पूर्व परंपरागत से ही संबंधित हो जाएगी, यानी पहले नंबर ऑप्शन थे, ठीक है। यानी जो प्री कन्वेंशनल होता है इसी में आपकी 2 अवस्थाएं होती है, जिसे बोलते हैं आप ओबिडेंस वर्सेज या ओबिडेंस और पनिशमेंट बोलते हैं, जैसे दंड एवं आज्ञाकारिता कहते हैं। दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, जो आपकी टिट फॉर टैट वाली स्थिति होती है उससे संबंधित। यानी ये आपकी ये बात कर रहा है कि आज्ञा एवं आज्ञाकारिता की बात है या सजा की, तो ये मैंने बता दिया है, ये पहले नंबर की अवस्था हो जाएगी। और जिसकी उम्र होती है ध्यान रखना, इसकी 4 से 10, इसकी 10 से हो जाएगी कितनी 13, और ये 13 की बात होती है, ये भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से बताइएगा कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। अंतर संबंधों का सिद्धांत होता है, भिन्नता का सिद्धांत होता है, लेकिन ये पृथक्करण का सिद्धांत है ना, ये बायोलॉजी में, बायोलॉजी क्या है यार, 10th तक की साइंस जेनेटिक्स तो पढ़ी होगी जो मेंटल वाली, उसमें पढ़ते थे ना उनका नियम, पृथक्करण का नियम, तो ये उनसे संबंधित है, ना कि ये बायोलॉजिकल से। बाकी दिशा का सिद्धांत होता है ऑर्डर, जैसे सेपेलोकोडल, प्रॉक्सिमोडल, डिस्टल, ये दिशा ही बताते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। और 3 नंबर है ये आपके मेंडल से संबंधित है, ठीक है, 10th में पढ़े होंगे। एक संकरण, द्विसंकरण, पृथक्करण का नियम है, अपतंत्र, अपव्यूहन का नियम है, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ये उन्हीं से संबंधित था, न कि इससे विकास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कौन सा युग्म सही नहीं है। अरे ये क्वेश्चन विलियम मैकडूगल का है और ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये अच्छी खासी तरह से कर रखा था। ये ध्यान रखना, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। मनुष्य और पशु में अंतर होता है, वो हास्य का होता है, यानी हंसने से संबंधित। मनुष्य हंसता है और जानवर नहीं हंसता है, जानवर में से ये पशु। बाकी है देखो, एक तरफ तो मूल प्रवृत्तियाँ दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनका संवेग दे रखा है। जैसे कि मूल प्रवृत्ति पलायन है, पलायन कब करोगे, जब आपको भय हुआ, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया था, कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है। अब क्रोध की बात करें तो क्रोध है, क्रोध का मतलब एंगर होना, तो एंगर है ना, तो एंगर होंगे तो इसका फिर मूल प्रवृत्ति होगी आपकी युजुत्सा बोलते हैं, जैसे कॉम्बैट बोलते हैं, तो ये गलत है। बाकी है, अगर आपको आश्चर्य हो रहा है तो इसका मतलब आपको क्यूरोसिटी है किसी चीज़ को जानने की। अगर विषाद हो रहा है, विषाद का मतलब होता है डिस्ट्रेस, जैसे बोलते हैं अपीली, अपीली को हिंदी में क्या कहते हैं, शरणागति, यानी आप ये कह सकते हैं शरणागति मूल प्रवृत्ति है। ये किसके कारण होती है, विषाद के कारण, और विषाद को डिस्ट्रेस्ट बोलते हैं और शरणागति को अपीलिया बोलते हैं या अपीलिया, ठीक है। और जो अपकर्षण था ना, जो गलत था, यानी जो क्रोध है वो क्रोध का इसमें कॉम्बैट होगा, यानी आप युजुत्सा बोल सकते हैं, ठीक है, मूल प्रवृत्ति। अगर हम ये कहें कि ये अगर अपकर्षण आ गया है तो इसका फिर क्या होगा, रिपल्सन, इसे बोलते हैं आप रिपल्सन को निवृत्ति, ठीक है। फिर निवृत्ति किससे संबंधित होगी, यानी इसका वो क्या होगा, क्या संवेग, तो वो होगा घृणा, ये ध्यान रखना है। अब मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं, यानी इधर की तरफ दे रखी हैं, ये आपकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, ये संवेग है। यानी जैसे अगर आपको भय होगा तो पलायन करेंगे, अगर आश्चर्य हो रहा है इसका मतलब आपको कोई जिज्ञासा है जानने की, अगर विषाद है यानी विषाद डिस्ट्रैक्ट है तो आपको क्या है, अपीली है या शरणागति है। अगर आपको क्रोध है तो निश्चित तौर से आप क्रोध है तो युजुत्सा यानी जो कॉम्बैट बोलते हैं वो प्रवृत्ति रहेगी। और यहाँ पे एक अपकर्षण पूछा था ना, इसका होगा मूल प्रवृत्ति तो अपकर्षण है, लेकिन इसे ही हिंदी में वो कहते हैं निवृत्ति, और ये घृणा के कारण होता है, ठीक है, यानी संवेग होगा इसका घृणा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है, यानी जो गर्ल होता है ये सिंगुलर होती है गर्ल, तो ठीक है। इसका जो आपको प्लूरल बनाना है बहुवचन, तो इसे बना लिया आपने गर्ल्स, इसमें एस लगा दी, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर कह रहा है कि इस अधिगम के साथ विद्यार्थी, जो वुमेन होती है WOMEN, ये सिंगुलर होता है वुमेन यानी महिला। फिर कह रहा है कि वुमेन का बहुवचन है वुमेन्स बना दिया, यानी इसका समझ रहे हैं ये क्या कहने वाला है, ये कहने वाला है टीचर ने बता दिया कि अगर आपको कोई भी बहुवचन बनाना है तो आप है तो एस लगा दीजिएगा पीछे, चाहे वर्ण कोई भी हो। अब देखो ये यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वुमेन है, वुमेन का अगर प्लूरल बनाना है तो इसका क्या होगा, WOMEN होगा, ठीक है, वुमेन, न कि आपका वुमेन्स होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यही कह रहा है कि इसका बनाइएगा वुमेन्स MENS, यानी इसमें एस लगा दे, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है, प्लूरल होगा ये वुमेन, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, हम एक बार और पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार का पूछा गया था कि एक शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन होता है गर्ल्स, तो इस अधिगम के साथ ही विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं, तो ये किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का एक उदाहरण होगा, ठीक है। तो ये आपके जैसे धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका होगा ना वो ऋणात्मक होगा, ये ध्यान रखना है। ये ऋणात्मक इसलिए होगा क्योंकि आप बच्चे को गलत बढ़ा रहे हैं। गर्ल का गर्ल्स होता है, इसका आप फैक्ट दीजिए कि ये क्यों हुआ है। अगर आप वुमेन का वुमेन्स बना रहा है बच्चा तो इसका मतलब ये गलत है, ये नेगेटिव यानी गलत सीख रहा है वो। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास के किस आयाम से संबंधित है। क्रिएटिविटी की बात हो जाए तो ये आपके मानसिक से संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिमाग चलता है केवल,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस वजह से इसका मेंटल क्या दे रखा था ऑप्शन, मेंटल दे रखा था, वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइएगा व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक कौन सी है। तो इसमें से पहला ही ऑप्शन हो जाएगा खेल एवं ड्रामा, और बाकी ये साक्षात्कार, आत्मकथा, अवलोकन है, ये आपकी है सब्जेक्टिविटी है। यानी जो आपकी ऐसे बोल सकते हैं, सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है विषय वस्तु होता है वैसे तो, लेकिन हम इसे विषय वस्तु नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे सब्जेक्टिविटी को आत्मकथा। क्या बोल रहे हैं हम, आत्मकथा थोड़ी बोलेंगे, सब्जेक्टिविटी यानी विषय वस्तु। यानी ये होता है, इसमें क्या होता है आपकी भावनाएं, ठीक है, और नज़रिया, आपकी थिंक, इन चीज़ों का विशेष का रोल रहता है इस विधि के अंतर्गत। अब मैं एक चीज़ सुनना, देखो मैं अब शुरू से ही बता देता हूँ क्यों कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। ये वो विधि है जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। जैसे कि जो आपकी सिगमंड फ्रायड हुए ना, उन्होंने किया था कि आपको जैसे आपके मन के में क्या चल रहा है जानना है, तो उन्होंने क्या किया, 2 विधियाँ दी थी, प्रक्षेपी अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी विधियाँ वे थी कि आपको ऐसी सिचुएशन बनाई जाती थी जिसमें बच्चा है जो उसके मन के अंदर चल रहा है उसे है किसी चीज़ में लिख के या किसी को अन्य को बताकर उसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ बनाई थी। तो मैं आप नाम लिख देता हूँ। जैसे उन्होंने एक तो प्रक्षेपी जिसे प्रोजेक्ट बोलते हैं, एक होती है अप्रक्षेपी। अब सुनते जाना देखिए, ठीक है। जो प्रक्षेपी विधि होती है इनमें आपके जो आपके चित्र मन में क्या क्या चल रहा है उन चीज़ों को निकालना होता है। तो देखो इसमें देखो पहली विधि थी जिसे बोलते हैं IVT, जैसे इंक ब्लॉक टेस्ट बोलते हैं, जो 1921 में हरमन रोसा ने दिया था, जो हमने क्वेश्चन कर रखा है। और विधि है इसमें आ जाएगी TAT, ठीक है, ये 1935 में दिया था। और ये TAT किससे संबंधित आपको मालूम है, ये आपकी प्रासंगिक अंतर्बोध, या जिसे आप इंग्लिश में ध्यान रख लीजिएगा थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, जो मॉर्गन एवं मोर्रे ने दिया था 1935 वाला। इसमें 30 कार्ड हुआ करते थे। तीसरी हो जाएगी आपकी TAT हो गई, एक हो जाएगी CAT, इसे बोलते हैं बाल अंतर्नोद परीक्षण। और ये किसने दिया था, ये दिया था आपके लियोपोल्ड बेलक और उसकी प्रेमिका थी क्रिस्टियाना, नाम मैंने बताया था ये ऑलरेडी। तो ये 1948 में दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकती है, इनके अलावा और विधियाँ एक जैसे कि FWAT, यानी इसे हिंदी में बोलेंगे मुक्त शब्द साचार विधि, ये गाल्टन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। इनके अलावा और कौन सी हो जाएंगी, देखो मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, किसे कर देता हूँ, इस अप्रक्षेपी को बाद में समझा दूँगा, पहले मैं प्रक्षेपी विधि के नाम बता देता हूँ। यही होती हैं जो आपके संबंधित होती हैं, जिसे आपको भविष्य में प्रक्षेपी विधि के इनके अलावा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सभी के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गई। इसके अलावा हो जाएगी एक SCT जो बाकी पूर्ति वाली है, ये दी थी आपके टेंडल नामक भाई का मनोवैज्ञानिक रहा था उसने, इसे ही कहानी पूर्ति विधि बोलते हैं। एक आती है PFT यानी चित्रकूटा परीक्षण भी बोल देते हैं इसे ही, और ये रोजनविंग ने दी थी 1944 के समय तक दी थी, ठीक है। अब इसके अलावा मैं विधि बता रहा हूँ, उनके नाम याद रखना, जैसे खेल एवं तकनीक विधि। अगर सुन लें यहाँ पे, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, तो ठीक है। फिर एक आएगी कहानी विधि, और इसके अलावा एक आएगी ड्रामा तकनीक। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, जो एक आता है ड्रॉ ए मेन टेस्ट, वो इसी में प्रक्षेपी में आता है, ये सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप प्रीवियस के किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिएगा, ये प्रक्षेपी विधियाँ यही होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, खेल तकनीक विधि, कहानी विधि, और आपकी ड्रामा तकनीकी विधि, और एक आपकी ड्रॉ ए मेन टेस्ट चलता है, ये बुद्धि परीक्षण में एक वो, ठीक है, ये प्रक्षेपी विधि में आती है। फिर अप्रक्षेपी में क्या आता है, अब यहाँ से भी तगड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ये अप्रक्षेपी विधि है। तो फिर इसके लिए है 2 प्रकार से बांटा। एक तो पहला था आपका जो संबंधित हो जाएगा आपकी आत्मनिष्ठ विधि बोलते हैं इन्हें, या व्यक्तिनिष्ठ, जैसे सब्जेक्टिविटी बोलते थे, ठीक है, इसे इंग्लिश में याद रखें सब्जेक्टिविटी। दूसरी होती है ऑब्जेक्टिविटी, जिसे वस्तुनिष्ठता बोलते हैं। इसमें जो सब्जेक्टिविटी होती है ना, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारी भावनाएं हैं, मान्यता है, और जैसे कि हम रूढ़िवादी है और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इन चीज़ों का हमारी इस विधियों में प्रभाव पड़ता है। यानी जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में घटित होती है वो उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं दैनिक डायरी, आपने देखा होगा बहुत सारे लेक्चरर
यानी स्कूल के टीचर है या कोई जिन्हें इंटरेस्ट होता है वो लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं आत्मकथा विधि। और यही सर्वप्रथम पूछा गया है क्वेश्चन कि मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। ये आपके एस्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में, यानी इसी क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो ये आत्मनिरीक्षण विधि कहते हैं। इसे ही दैनिक विधि, आत्म निरीक्षण विधि कह दीजिए या आत्मकथा विधि कह दीजिएगा। इसी में आती है आपकी प्रश्नावली जो वुडवर्थ ने दी थी, इसी में आता है आपका साक्षात्कार, इसी में आता है आपका केस स्टडी। केस स्टडी जो टाइडमैन ने दी थी 1787 में, और इसी टाइडमैन की जो विधि है ना केस स्टडी, इसे ही आप नैदानिक नैदानिक विधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी सब्जेक्टिविटी में आने वाली विधियाँ थी। फिर ऑब्जेक्टिविटी में क्या आता है, ऑब्जेक्टिविटी में आपकी भावना, मान्यता, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी हैं आप कैसे, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन लगा दिए जाते हैं तो आप सोच ही नहीं पाएंगे, आपको आंसर देना होगा उन 4 ऑप्शनों के आधार पर, ठीक है। तो इस वजह से ये होती है ऑब्जेक्टिविटी, इसमें किसी भी भावना वगैरह उन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें कौन कौन सी विधि आएंगी, एक आगे निरीक्षण विधि, आपने सुना होगा निरीक्षण जिसे बाह्य विधि बोलते हैं या बाह्य दर्शन विधि। इसके अलावा है निर्धारण विधि आ जाएगी इसी में, ठीक है। मैं नाम बता देता हूँ, निर्धारण विधि आ जाएगी और आपकी निष्पादन विधि आ जाएगी इसी में, और इसी में आपकी परिस्थिति परीक्षण आ जाएगा, ठीक है। और इसी में आ जाएगा समाज विधि, सोशियोमेट्री है जो जीएल मोनेरो ने दी थी, वो इसी में आएगी ऑब्जेक्टिविटी में। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि प्रक्षेपी तकनीकी कौन कौन सी होगी, तो वो खेल एवं ड्रामा, इसके अलावा कोई होता तकनीकी तब भी आ जाता, या ड्रॉ मेन टेस्ट होता तो भी आ जाता, और आपकी ड्रामा तकनीक होती, ये ड्रामा तकनीकी तो आया है तो ये हो जाएगी पहला ऑप्शन सही। बाकी साक्षात्कार, आत्मकथा और अवलोकन, ध्यान रखना ये अवलोकन इसमें नहीं आएगा, किसमें उसमें नहीं आएगा, आपकी जो सब्जेक्ट विधि है ना उसमें नहीं आएगा। सब्जेक्ट विधि में तो साक्षात्कार, आत्मकथा, प्रश्नावली, केस स्टडी यही आते हैं। बाकी एक और आती है दैनिक, और बाकी जो अवलोकन है ना, जो ऑब्जर्वेशन होता है तो ये फिर उसमें चली जाएगी बाह्य दर्शन वाली में यानी निरीक्षण वाली विधि में। तो ये फिर किस में संबंधित हो जाएगी, ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी से संबंधित हो जाएगी। अब मैं आपको एक एक चीज़ बता दी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, और ये आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है ना उससे देख लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो। बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण था, तो देखो मैं ओवरऑल बताता हूँ। आर्मी अल्फा परीक्षण होता है, ये आपका शाब्दिक सामूहिक परीक्षण होता है, ठीक है। तो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण ये ऑर्थर एस ओटिस के द्वारा दिया गया था 1917 में अमेरिका में, ठीक है। तो ये होता है शाब्दिक और सामूहिक तो पहला ही हो जाएगा। एक और ध्यान रखना है, यही आर्मी बीटा परीक्षण भी होता है, सेम यही नाम होगा, अल्फा की जब बीटा लग जाएगा तो फिर बीटा फिर कौन सा हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा, आर्मी बीटा परीक्षण होता है, ये तो था शाब्दिक, फिर ये हो जाएगा अशाब्दिक, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और ये कैसे होते हैं, दोनों ही टेस्ट सामूहिक होते हैं, ठीक है, यानी भीड़ वाले होते हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि और उपलब्धि एवं अधिगम शैलियों में अंतर कौन सी विभिन्नताओं के द्योतक हैं। तो जब वो कह ही रहा है कि आपका एटीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, आपके अचीवमेंट, आपकी जो भी लर्निंग शैली है, इनमें अंतर करने की विभिन्नता को द्योतक यानी इंडिकेट करने वाला कौन सा इनमें से ऑप्शन होगा, तो वो होगा व्यक्तिगत भिन्नता होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हम ये कहते हैं कि आपके साथ आपने एक चीज़ देखी होगी, हर एक दूसरे से अलग है, तो वो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही अलग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी जो गुड़िया होती है डॉल के कपड़े बदलती है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ये कहलाता है। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, इसे बोलते हैं जीवपात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनिलिज्म। ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 वर्ष की उम्र में। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चा है ना वो सभी चीज़ों में गुण देखता है निर्जीव वाला, ठीक है। ध्यान रखना, अगर देखो वैसे तो मैंने 2 से 7 उम्र लिखी है, अगर बाई चांस ये भी ऑप्शन प्री ऑपरेशनल नहीं हो फिर ये शेष अवस्था ही विशेषता हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ये मत समझ बैठना कि ये प्री ऑपरेशनल में ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से सुना करो कि जो आपकी ये विशेषता जरूरी नहीं है कि जो प्री ऑपरेशनल में ही आए। जब हम ये कह रहे हैं कि वो
सभी चीज़ों में सजीव गुण दिख रहा है, यानी बच्चा बहुत छोटा है, वो शेष अवस्था में ही रहेगा, ठीक है। और हो सकता है अगर वो सिद्धांत के अनुसार पूछ लेता फिर प्री ऑपरेशनल में चला जाएगा जीन प्याजी के अनुसार, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है, देखो जो गुड़िया है ना वो निर्जीव है, उसे रोजाना कपड़ा बदल पाती है, तो इसका मतलब वो यही तो समझ रही है ये सजीव है। जैसे चांद का हंसना, चांद चल रहा है, सूर्य दौड़ रहा है, इस प्रकार की ये सभी चीज़ें हैं वो एनिमिज्म से संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। बाकी व्यवहारवादी है, रचनावादी है, मानवतावादी हैं। अब्राहम मैस्लो मानवतावादी में आते हैं, और इसके अलावा चेन और ब्रूनर भी आते हैं, ठीक है। और भी मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनकी बात करेंगे। हालांकि देखो ध्यान रखना, जो चेन और ब्रूनर है वो रचनावादी भी कहलाते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तब बता देंगे इसके बारे में, ठीक है। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक दिन मैंने बताए थे कि करीब 8-9 नाम बताए थे इस अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के, आज भी बता देते हैं। इसे बोलते हैं गेस्टाल्टवादी। अब देखो इसके नाम बता देते हैं। ट्रिक है कि आप है GTV देखिएगा, और GTV पर क्या देखेंगे, ट्रिपल एस चीज देखिएगा, और लास्ट में हम लगाएंगे P, ठीक है, ट्रिपल एस P देखिएगा। इसका मतलब ये है हो जाएगा E का मतलब हो जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो इसमें पूछा है। इस G का मतलब हो जाएगा गेस्टाल्टवादी, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। और दूसरे A का मतलब होगा अवयववादी। इस P का मतलब होगा पूर्णाकार सिद्धांत। T का मतलब होगा तात्कालिक कह सकते हैं ज्ञान का सिद्धांत। V का मतलब हो जाएगा V का क्या हो जाएगा, V वास्तविक स्थिति का सिद्धांत। और बाकी S का, इन तीनों S इम्पोर्टेंट है। पहली S संपूर्णवादी, दूसरी S समग्रवादी, तीसरी S सूझबूझ, चौथी है इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता का सिद्धांत। ये 8-9 प्रकार बताएं, इसे याद कर लीजिएगा, एक भी चीज़ आपकी गलत नहीं होगी। इससे सब मुझे तो गेस्टाल्ट के अगर उपनाम आते हैं तब। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि जेन और ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है वो बताना है। देखो उन्हें इनेक्टिव की बात की है, आइकॉनिक की बात की है और सिंबॉलिक की बात की है, लेकिन उन्होंने न्यूमेरिक की बात नहीं की, यानी अंक की। देखो आप जब जेन और ब्रूनर को पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखो देखा था ना, इन्होंने एक खोजोपागम भी दिया था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि खोजोपागम है किसने दिया था, या डिस्कवरी अप्रोच है वो किसकी है, जेन और ब्रूनर की है, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया, चिंतन के आधार पर 3 प्रकार बता दिए थे इन्होंने, कैसे कैसे बताए थे। हालांकि ये विकासात्मक सिद्धांत में ही आता है। देखो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ये जेन और ब्रूनर का भी है। इसी प्रकार का आपका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका है, आपके जीन प्याजे का है, तो ध्यान रखना है। तो इन्होंने चिंतन के आधार पर जो बांटा था ना, उसमें से एक कौन सी विधि नहीं बांटी थी, वो आग की विधि है ना, जिसे न्यूमेरिक बोलते हैं, ये नहीं थी। तो फिर ये इनएक्टिव, आइकॉनिक और आपकी ये सिंबॉलिक होती क्या चीज़ें, सुनिएगा। देखो इनकी इंग्लिश से याद रखना, क्योंकि इसके पर्यायवाची वर्ण ऐसे आएंगे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि पूछा क्या जा रहा है। इसे सक्रियता अवस्था भी बोल सकते हैं इनएक्टिव को, ठीक है। इसकी उम्र होती है 0 से 18 माह। इसमें क्या होता है कि बच्चा होता है ना, ये जो भी अनुभूति करता है ना, वो गामक क्रियाओं के द्वारा करता है, जैसे माँ का दूध पीना बच्चे का, ठीक है। दूसरी होती है आपकी आइकॉनिक। आइकॉनिक को बिंब अवस्था भी बोलते हैं। इसकी उम्र होती है 18 से लेकर 7 वर्ष तक। इसमें बच्चा कैसे सीखता है, इसमें सीखता है बच्चा मेंटल इमेज के द्वारा, यानी मानसिक निरूपण जो समाज में देखेगा उस हिसाब से। एक लास्ट स्टेज आती है सिंबॉलिक, जो होती है 7 वर्ष के बाद। इसमें बच्चा कैसे सीखेगा, इसमें बच्चा है वो सीखेगा जैसे मान लीजिए भाषा के शब्दों के आधार पर इस प्रकार सीख सकता है। तो इसमें से ओवरऑल जानकारी 3 में दे दी है। एक स्टेटमेंट पूछा गया था परीक्षा में कि बच्चे को विकास के किसी भी पड़ाव पर हम कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो ये चेन और ब्रूनर से संबंधित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कि मोहन का व्यक्तित्व और बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, ये भिन्नता क्या कहलाती है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो देखो ये हार्वर्ड गार्डन के आपने बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं हम इंटर, एक पढ़ते हैं इंट्रा। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, हालांकि यहाँ पर इंटेलिजेंस नहीं लगा है, लेकिन वहीं से शब्द आए ये। और एक होता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अगर मोहन का व्यक्तित्व है और उसकी बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है,
तो वो मतलब ये विभिन्नताएं क्या कहलाएंगी, ये कहलाती हैं आपकी इंटर, यानी हम दूसरों की भावनाओं को पहचान रहे हैं। इस प्रकार की ये डिफरेंस पाए जाते हैं, हम दूसरों की भावनाओं को और तौर तरीके, इन चीज़ों को हम जान जाएँ, इस प्रकार की हमें विशेषता होगी, वो इंटर होगी, इंटर इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये फिर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर हम खुद की बात करते जी, खुद के ज्ञान की, खुद की प्रतिज्ञा की, खुद की जो भी हम नैतिक क्रिया करते हैं, तब फिर हम शब्द लगाते हैं इंट्रा। ठीक है, दूसरों की भावनाओं को हम समझते हैं तो उस हिसाब से हम इंटर शब्द पे जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है याद रखने की, बाकी तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें टॉरेंस बताना है। टॉरेंस निम्न में से कौन सा कार्य है जो टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण का संबंधित नहीं है। हालांकि इसके स्टेप पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो केवल विशेषताएं पूछ ली हैं, जैसे कि असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, यानी इनमें से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित परीक्षण से नहीं है, वो बताना है। ठीक है, युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य, या उत्पाद उन्नति संबंधित कार्य, या पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधित कार्य। देखो इन सभी को पढ़ लीजिएगा, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। जो टॉरेंस ने अपने सृजनात्मक परीक्षण किया था, तो उनमें ये चीज़ें विशेषता थी ये सिद्धांत में, जब टॉरेंस सृजनात्मक परीक्षण पढ़ेंगे। हालांकि उन्होंने स्टेप अलग बताए थे सृजनात्मकता के बारे में, लेकिन इन्होंने ये उन्हीं में बात की थी। उन्होंने क्या कहा था, जैसे असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, यानी कोई बच्चा है असाधारण कार्य करेगा तभी तो वो हम पहचानेंगे वो प्रतिभाशाली है या नहीं। यानी जो साधारण कार्य करेगा तो फिर तो आप औसत बुद्धि वाले हो गए। असाधारण का मतलब है कुछ नई तरीका से, जिसमें आपकी ओरिजिनलिटी हो और उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो। ठीक है, इस प्रकार की थिंकिंग है तो वो आपकी सृजनात्मक से संबंधित होती है। तो पहली तो सही बात है। दूसरी है युग्मों के मध्य नवीन संबंध से संबंधित कार्य करना, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी उत्पाद उन्नति संबंधित कार्य करना और पूछो अनुमान लगाओ संबंधित कार्य करना, यानी जो आप युग्मों के मध्य नवीन संबंध से संबंधित कार्य करना, ये कहना गलत है, ये इसकी बात नहीं की है। ठीक है, यानी इसकी बात उन्होंने टॉरेंस सृजनात्मक परीक्षण में नहीं किया, तो वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी इन सभी विशेषताओं को हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा है सहकारी अध्ययनों का तत्व नहीं है। तो जैसे विद्यार्थियों से अंतःक्रिया करना, और आप अन्योनाश्रित, जिसे आप इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी, ये तीनों पॉइंट्स होंगे। लेकिन लार्ज ग्रुप है ना, ऐसे बड़ा समूह, इससे कोई लेता देना नहीं होता है। यानी सहकारी अधिगम का कौन सा तत्व नहीं है, बड़ा समूह नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों विशेषताएं हैं, ये आपके सहकारी, यानी जो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, को कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं, उनकी ये 3 विशेषताएं नहीं है, वो हो जाएगी 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को एक समूह पर प्रशासित यानी बालक अंतर्नोद परीक्षण में किसका मापन किया जाता है। जब हम प्रक्षेप की विधि पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पे एक CAT लिखी थी, जिसे बोलते हैं चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, और ये आपकी संबंधित किससे थी, ये आपकी संबंधित थी लियोपोल्ड बेलक और उसकी प्रेमिका थी क्रिस्टियाना। ये 1948 में दिया था। इसमें कार्डों की संख्या कितनी हुआ करती थी, 10। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जानवरों के स्थान पर, नहीं सॉरी, लोगों के स्थान पर पशु पक्षी जानवरों का किस कह सकते हैं टेस्ट में उपयोग किया था, वो यही किया था CAT में। ठीक है, और लियोपोल्ड बेलक ने दी थी 1948 से 56 के मध्य में। और इसमें मैंने बता दिया है कि इसमें 10 कार्ड हुआ करते थे, और लोगों के स्थान पर, यानी जो मनुष्य के स्थान पर पशु पक्षियों, इनकी आकृति बनी होती थी इन कार्डों में। तो ये आपके व्यक्तित्व को माप देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। संकेत भाषा का मतलब क्या है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, तो निश्चित तौर से संकेत भाषा के रूप में आप यानी जो श्रवण असमर्थ बच्चे होते हैं वो संकेत भाषा, या जिन्हें दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, तो उनके लिए हेल्प करेगी, न कि दृश्य असमर्थ। अब बताइएगा, जो देख ही नहीं सकता है तो उसके लिए संकेत क्या काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा। उसके लिए तो कोई सुनने वाली चीज़ होगी ना, तब काम करेगी। इसके लिए दृश्य वाली, तो इसके लिए होगी नहीं। चलन असमर्थ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। भाषा असमर्थ, ऐसी क्यों बात नहीं कर रहा है, तो केवल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अपने लॉजिक से भी सोच सकते थे इसे।
क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, ये आपकी थर्स्टन से संबंधित है। ये मैंने ऑलरेडी बात कर ली थी, ये किसी सिद्धांत में बताया था। थॉर्नडाइक ने दिया था आपका मल्टी, MULTI, ठीक है, ये L है, ये T है और ये I है। और उसके बाद लगाइएगा फैक्टर, ये बहुकारक यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी का मतलब बहुकारक, ये आपके थॉर्नडाइक है। स्पीयर माने कि 2 फैक्टर थ्योरी, साथ ही साथ 3 फैक्टर थ्योरी, ये संबंधित है। थॉमसन का आपका सैंपल थ्योरी याद रख सकते हैं, प्रतिदर्श बोलते हैं हिंदी में। तो सैंपल थ्योरी ये किसने दी थी? थॉमसन ने दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर समूह कारक यानी थर्स्टन इसका राइट आंसर होगा। बेसल आयु क्या होती है? बेसल आयु फिल इन द ब्लैंक्स के मापन से संबंधित है। तो देखिएगा, पहली बात यह बेसल आयु होती क्या है? बेसल आयु वो होती है आप अपनी उम्र की, या आप कह सकते हैं जिस आयु इस तरह के हो सभी प्रश्न कर लेना, अपनी आयु इस तरह के सभी प्रश्न कर लेना, ये लॉजिक लगाया जाता है इसका। ये कह सकते हैं बेसल आयु का मतलब सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेना आप, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये होती है बेसल आयु। और ये किसका मापन करती है? तो ये बुद्धि का मापन करेगी, क्योंकि हम सभी प्रकार के प्रश्न कर पा रहे हैं। तो ये हमारी IQ से संबंधित होती है, ठीक है। बाकी ये इंटरेस्ट नहीं होगा, अभी क्षमता भी नहीं होगी, ना अभिवृद्धि, केवल बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी ये आपकी आती है विशिष्ट अधिगम अक्षमता संबंधी विकार होती है ना, उनमें आती है, जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, अफेसिया। तो डिस्ग्राफिया होती है ना, वो लेखन संबंधी डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो भी